नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आपका इस बड़े प्लेटफॉर्म में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पिछली जितनी भी वीडियोस मैंने आपके हित में डाली हैं वो सारी आपको समझ में आई होगी भली भांति तरीके से। अब आगे जो वीडियो मैं डालने वाला हूं या फिर मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वो आपके बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, मैं उम्मीद करता हूं आपसे। अब मैं जो पढ़ाने वाला हूं बीकानेर दुर्ग पढ़ाने वाला हूं बेटा, है ना। बीकानेर दुर्ग की हम बात करेंगे। देखिए, देखो, एक दुर्ग है जिसका नाम है बीकानेर दुर्ग। सबसे पहले तो सर ये बीकानेर दुर्ग है कहां पर। देखो, दुर्ग की जब हम बात करेंगे बीकानेर की तो आपको भली भांति ये पता होना चाहिए कि जो बीकानेर दुर्ग है ये बीकानेर दुर्ग मारवाड़ के अंतर्गत आता है, मारवाड़ राज्य जो है। जबकि मेवाड़ की हम बात करें तो मेवाड़ में मैंने आपको पढ़ाया था चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। इधर हम बात करेंगे तो ये आता है दोस्तों किसमें, मारवाड़ में। और ध्यान रखना, मारवाड़ में ये जो दुर्ग है बीकानेर दुर्ग ये धानव श्रेणी में आता है। धानवन श्रेणी जो मैंने आपको बताई थी, ध्यान रखना मेरे विद्यार्थियों, धानवन्य श्रेणी की सभी विशेषताएं मिलती है। यानी कि धानवन्य श्रेणी जो है उस धानवन्य श्रेणी की संपूर्ण विशेषताएं जो है इस दुर्ग में मिलती है। यानी धानवन्य जो है वो धन्व शब्द से बन के बना है। और धन्व का अर्थ क्या होता है, मरुस्थल। देखो ध्यान रखना, ये किससे बना है, धन्व, और धन्व का मतलब होता है मरुस्थल। धन्व का अर्थ क्या होता है, मरुस्थल। और मरुस्थल की जब हम बात करेंगे तो वह दुर्ग जो चारों ओर मरुस्थल से घिरा हो, मरुस्थल भूभाग से घिरा हो, रेगिस्तान से घिरा हो, रेतीली भूमि से घिरा हो, उसे कहते हैं धानवन श्रेणी का दुर्ग। अब देखिए दोस्तों, निर्माण के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो निर्माण के संदर्भ में आप क्या बात करोगे, यहां पर देखिए कि निर्माण इसका किसने करवाया। मैंने कहा आप किसी स्थान पर रहते हो तो क्या उस स्थान का नाम पहले से ही वही था। सपोज दैट जयपुर है, जयपुर में एक स्थान है गोपालपुरा, क्या गोपालपुरा पहले था, क्या नहीं था। उसका नाम रखा गया गोपालपुरा, पहले एक गांव था और गांव के बाद उसको अब स्थान नाम दे दिया गोपालपुरा। यानी कि बाद में वहां पुल जो है ओवरब्रिज बना, उसको गोपालपुरा फुलिया के नाम से जाना गया। यानी हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ तथ्य जरूर होता है, इसके पीछे भी तथ्य था। देखो यहां पर राव बीकाजी जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की, राव बीकाजी ने बीकाजी की टेकड़ी पर, बीकाजी की टेकड़ी पर 1485 ईस्वी में, 1485 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया, इसका निर्माण करवाया टेकड़ी के नाम से ध्यान रखना, राव बीकाजी ने बीकाजी की टेकड़ी के नाम से 1485 में इसका निर्माण करवाया। अब आपसे सीधा सीधा पूछता है, और सीधा सीधा क्या पूछेगा कि इसका शिल्पी कौन है। शिल्पी, ये तो बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। ये तो आपके ये मान के चलो कि राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम आप लेकर चलो उसमें पूछता ही पूछता है। स्थापत्य कला से जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिल्पी के बारे में जरूर पूछेगा। तो इसका नेपाजी शिल्पी जो था वो शिल्पी कौन था, नेपाजी। यानी कि बीकाजी जो थे, राव बीकाजी, उन्होंने जो ठेका दिया था, जो ठेकेदार अपनाया था, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था अपने दुर्ग का, वो कौन था, नेपाजी। यानी शिल्पी को क्या कहते हैं अपन, ठेकेदार कहा जाता है। दूसरा दोस्तों आप समझ सकते हो भली भांति, इसके निर्माण के तथ्य में दूसरी और एक बात मिलती है, दूसरा तथ्य और मिलता है। और दूसरा तथ्य मिलता क्या है, देखिए दोस्तों, दूसरा तथ्य यह मिलता है कि महाराव राय सिंह ने इसकी नींव 30 जनवरी 1584 को
रखी, यानी कि पुनर्निर्माण करवाया महाराजा राय सिंह ने। राय सिंह ने इसको और बेहतरीन तरीके से बनाया। पहले ये टेकड़ी थी, टेकड़ी के नाम से इसका निर्माण करवाया, एक लघु दुर्ग के नाम पर इसका निर्माण करवाया। लेकिन महाराजा राय सिंह से नहीं रहा गया और उन्होंने कहा नहीं, मैं तो एक संपूर्ण दुर्ग का निर्माण करवाऊंगा यहां पर। और उन्होंने दोस्तों 30 जनवरी 1584 को यहां पर नींव रखी, जिसका निर्माण कार्य 17 जनवरी और 1594 में पूर्ण हुआ। तो ध्यान रखना दोस्तों कि धानवन्य श्रेणी की सभी विशेषताएं इसमें मिलती हैं, पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद धन्व यानी होता है मरुस्थल, और मरुस्थल का मतलब होता है वह दुर्ग जो चारों ओर मरुस्थली भूमि से है। निर्माण के संदर्भ में जो पहला तथ्य मिलता है दोस्तों, वो मिलता है कि राव बीकाजी ने इस दुर्ग का नाम बीकाजी की टेकड़ी रखा, और बीकाजी की टेकड़ी के नाम पर 1485 ईस्वी में इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। इसके बाद उन्होंने जो ठेका दिया था, वो ठेकेदार किसको दिया था, नेपाजी को। यानी कि नेपाजी को इसका क्या दे दिया, ठेका दे दिया। कॉन्ट्रैक्टर इसका कौन बन गया, नेपाजी। इसके बाद बात करें महाराव राय सिंह, और राय सिंह ने इसकी नींव रखी कब, 30 जनवरी 1584 को, और इसका जो निर्माण कार्य पूर्ण हुआ वो 17 जनवरी 1594 में पूर्ण हुआ। दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। देखो यदि हम बात करें, देखो निर्माण के तथ्य की जो बात करें वो तो इस प्रकार से थी। अब हम बात करें तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात, ये जो दुर्ग है ये चतुष्कोणीय आकृति में निर्मित है। पहली बात आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो दुर्ग है ये निर्मित है राय सिंह ने इस दुर्ग का जिम्मा शिल्पी मंडन को दिया। सॉरी, मंडन तो कुंभलगढ़ का था बेटा, यह है करमचंद, ध्यान रखना, करमचंद को दिया। करमचंद को इसका जिम्मा सौंप दिया। बोले करमचंद जी आप ऐसा करो, इस दुर्ग का क्या करवाइए, निर्माण करवाइए। और ध्यान रखना इसके जो मुख्य प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार, वो मुख्य प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं, एक तो आपको मिलेगा कर्णपोल और दूसरा आपको मिलेगा चांदपोल। देखो मुख्य प्रवेश द्वार की जब हम बात करेंगे, पहला तो मिलता है कौन सा, पोल, और दूसरा पोल। अच्छा, राय सिंह ने जब इसका ठेका दिया था यानी 30 जनवरी 1584 को, और कब तक चला, 17 जनवरी 1594 में। यहां कंफ्यूज नहीं होने का, ध्यान रखिएगा। मैंने एक कहा था 1584 और एक कहा था 1594, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये मैंने कहा था 30 जनवरी और ये कहा था मैंने 17 जनवरी। कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर 30 जनवरी बाद में आता है, 17 जनवरी तो पहले आता है। आप ये सन भी जरूर देखना, ठीक है ना, सन देखना बहुत जरूरी है, कंफ्यूजन में मत चले जाना। अब देखो दोस्तों, इसके जो मुख्य दरवाजे हैं कर्णपोल और चांदपोल,
इसकी जब हम बात करेंगे तो यहां पर कुछ आंतरिक दरवाजे भी हैं, आंतरिक दरवाजे। और आंतरिक दरवाजों में आपको कौन कौन सा मिलेगा? पहला जो मिलेगा वो मिलेगा फतेह पोल, दूसरा मिलेगा दोस्तों दौलत पोल, तीसरा मिलेगा रतन पोल, और चौथा मिलेगा सूरज पोल, सूरज पोल। तो आपको भली भांति इसको याद रखना है कि इस दुर्ग में दो मुख्य प्रवेश द्वार हैं, और दो मुख्य प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं? एक तो है कर्णपोल और दूसरा है चांदपोल। इसके बाद बात करें तो आंतरिक दरवाजे कौन कौन से हैं? तो आंतरिक दरवाजों में एक है फतेह पोल, दूसरा है दौलत पोल, तीसरा है रतन पोल, और चौथा है सूरज पोल। इस प्रकार से ये कुछ दरवाजे आपको यहां पर मिलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बात करते हैं अगली। चलिए दोस्तों, अब देखिए मैंने आपको बताया था, एक तो मैंने बताया था आपको कर्णपोल, दो पोल दरवाजों का ध्यान रखना, कर्णपोल, ठीक है ना, कर्णपोल। एक मैंने दरवाजा आपको बताया था सूरजपोल, मैंने बताया था सूरजपोल, ठीक है ना। एक तो बताया था सूरजपोल और दूसरा बताया था कर्णपोल। यदि हम कर्णपोल की बात करें और फिर हम सूरजपोल की बात करें, यदि हम कर्णपोल की बात करें और सूरजपोल की बात करें, तो दोनों पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी के अनुरूप शासकों से संबंध मिलता है। जैसे कि अपने है सूरजपोल, और सूरजपोल पर एक है जयमल मेड़तिया, जयमल मेड़तिया, और दूसरा है फत्ता सिसोदिया, सिसोदिया। एक तो है जयमल मेड़तिया और दूसरा है फत्ता सिसोदिया। जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की जब मैं बात करूंगा तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इनकी सिसोदिया की गजारूढ़ प्रतिमा महाराजा राय सिंह ने बनवाई, देखो जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया का जैसे ही मैंने नाम लिया आपके जहन में इनका नाम आ जाना चाहिए था, क्योंकि आप भली भांति जानते हो कि एक साका हुआ था चित्तौड़ में। एक साका कहां पर हुआ था दोस्तों? चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में ही साका। और साका कब हुआ था? तीसरा जो साका 1567 और 68 में। इस साके के दौरान शासक कौन था? उदय सिंह था, उसका पुत्र महाराणा प्रताप भी था। लेकिन सबसे बेहतरीन जो बात थी वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या थी कि इस साके में ना तो उदय सिंह ने नेतृत्व किया केसरिया का और ना ही यहां पर महाराणा प्रताप ने किया। सर क्यों नहीं किया? ये इसलिए नहीं किया दोस्तों क्योंकि महाराणा उदय सिंह जो थे उनसे सब लोगों ने एक बात कही कि महाराणा यदि आप बचे रहे तो संपूर्ण मेवाड़ का आप नेतृत्व कर सकते हो इस दुर्ग के बावजूद भी, लेकिन यदि आपको कुछ हो गया तो इस मेवाड़ का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। तो उन्हें इस प्रकार से कहकर समझाकर इस दुर्ग से बाहर कर दिया गया था अपनी दोनों रानियों के साथ। एक तो थी जयवंताबाई, एक थी धीरबाई और एक सज्जावेना, ये तीन थी। इन तीनों के साथ इसको बाहर कर दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो ध्यान रखना
राणा प्रताप की बारी आती है, और राणा प्रताप की जब बारी आती है तो ये लोग क्या सोचते हैं, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया, कि यदि महाराणा प्रताप को कुछ हो गया तो अकबर जितने भी दुर्ग जीतेगा उनको कोई वापस नहीं ले सकता, लेकिन यदि महाराणा प्रताप जीवित है तो इन सभी दुर्गों को वो वापस ले सकते हैं। और दोस्तों इन्होंने ऐसा ही किया। इन्होंने जो राणा प्रताप का एक दरबारी पंडित था चक्रपाणी मिश्र, उस चक्रपाणी मिश्र के साथ इनको भेज दिया था, जबकि इनके खाने में इन्होंने नींद की दवा मिला दी थी और दुर्ग से बाहर कर दिया था। तब वहां पर जो केसरिया हुआ था उसका नेतृत्व किया था जयमल मेड़तिया ने और फत्ता सिसोदिया ने। जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया ने यहां पर इसका नेतृत्व किया था, लेकिन अकबर ने जीतने के बाद जो उसके संबंधी थे कछवा शासक के, वो कौन थे, भारमल भगवंत दास मानसिंह। तो भगवंत दास ने कहा कि शहंशाह हिंदुस्तान आप यहां पर कत्लेआम जारी करवा दो, तो इन्होंने कत्लेआम जारी करवा दिया, यानी निर्दोष व्यक्तियों को भी क्या करवा दिया, इन्होंने मरवा दिया। इस दर्दनीय स्थिति को अकबर नहीं सहन पर कर पाया, उन्होंने कहा यह मेरी पूरी जिंदगी पर एक कलंक है दोस्तों। और इसी कारण आगरा फोर्ट के मुख्य दरवाजे पर उन्होंने पहले इन जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया का क्या बनवाया था, स्मारक प्रतिमा बनवाई थी। लेकिन कुछ समय बाद आगरा फोर्ट पर औरंगजेब का शासन आता है और औरंगजेब इनकी दोनों की मूर्तियों को तोड़वा देता है। और इसके बाद का पता किसको चलता है, राय सिंह को। और महाराजा राय सिंह इन दोनों की मूर्ति का निर्माण फिर बीकानेर दुर्ग के मुख्य दरवाजा जो है सूरजपोल उस पर करवाता है। क्लियर दोस्तों। अब देखो अगला, कर्णपोल पर राय सिंह, या फिर आप लिख लो महाराजा राय सिंह ने 1594 ईस्वी में जूनागढ़ प्रशस्ति लिखवाई, जिसकी भाषा जो है वो भाषा कैसी थी, संस्कृत भाषा। दोस्तों आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि जूनागढ़ प्रशस्ति किस दरवाजे पर लिखी गई है, तो वो है कर्णपोल। और कर्णपोल पर किसने लिखवाई थी, महाराजा राय सिंह ने। और 1594 में इसको उत्कीर्ण करवाया था, इसकी भाषा थी संस्कृत। दूसरा ध्यान रखना दोस्तों कि मुख्य रूप से जो महाराणा राय सिंह है उस तक का संपूर्ण इतिहास इसमें आपको मिलेगा। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा दुर्ग है। गुरुजी ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि ये चतुष्कोणीय है। ये इसमें क्या है मेरे दोस्तों, बुर्ज। ये टोटल बुर्ज कितने हैं, 37 बुर्ज। अब देखिए इसमें है क्या, सबसे पहले आपको मिलेगा यहां पर भैरव चौक। दूसरा आपको यहां मिलेगा फिर खिलवत निवास महल। इसी में मिलेगा आपको गजविलास महल। यहीं पर आपको मिलेगा मेरे दोस्तों गंगा विलास महल। यहीं पर आपको मिलेगा गुलाब मंदिर। 37 बुर्जों वाला दुर्ग।
37 बुर्जों वाला दुर्ग। यहीं पर आपको मिलेगा अनूप महल, यहीं पर मिलेगा आपको सुख मंदिर, यहीं पर आपको मिलेगी भोजनशाला। और इस भोजनशाला के संदर्भ में एक बात लिख रहा हूं दोस्तों, यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर आपको मिलेगा घुड़शाला, यहीं पर आपको मिलेगी जनानी ड्योढ़ी। ये संपूर्ण चीजें आपको यहीं पर मिलती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इस दुर्ग के भीतर आप जब बात करेंगे तो यहां पर एक व्यक्ति था जो इतिहासकार था, लुईस पियो तुस्सी तौरी। लुईस पियो तुस्सी तौरी, ये भाई साहब कहां पर आए थे? पहले बीकानेर में आए थे और बीकानेर को ही अपनी कर्मस्थली बनाया है इन्होंने। और कहते हैं दोस्तों, अपनी कर्मस्थली के अनुसार ही इन्होंने बीकानेर दुर्ग को नहीं छोड़ा और यहां पर इन्हीं के नाम पर एक संग्रहालय क्या करवा दिया, निर्माण करवा दिया गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि लुईस पियो तुस्सी तौरी संग्रहालय कहां पर स्थित है? बीकानेर दुर्ग में। तो जल्दी से एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले देखो, इस दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा अनूप सिंह ने। इस मंदिर में ही आपको मिलेगी रम्य गणेश प्रतिमा। देखो, महाराजा जो अनूप सिंह है, उस अनूप सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो ये सेनापति थे औरंगजेब के, और औरंगजेब के सेनापति होने के नाते इन्हें दक्षिण भारत अभियान पर भेजा गया था। और दक्षिण भारत अभियान पर जब ये गए थे तो दोस्तों, दक्षिण भारत अभियान के दौरान इन्हें कहीं ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से ये वापस आए। तब इनको पता चला कि औरंगजेब ने जितने भी हिंदू देवी देवता हैं उनकी सभी की प्रतिमाओं को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए हैं। और जब आदेश जारी किए तो उसके सैनिक एक एक करके सभी हिंदू मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ रहे थे। तो दक्षिण भारत से जब मारवाड़ राज्य की ओर बढ़ रहे थे अनूप सिंह, तो उन्होंने कहा कि जितने भी दुर्ग मंदिर यहां रास्ते में मिलते हैं उन सबकी प्रतिमा का निर्माण करवाते हैं और सभी जो मंदिर का निर्माण करवाया उसमें संपूर्ण मूर्तियों को स्थापित करवा देते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ता है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। इसका निर्माण महाराजा अनूप सिंह ने करवाया। और इसमें हरम्ब गणेश की जब मैं बात कहूंगा तो एक चीज आपको भली भांति पता होना चाहिए, क्या कि गणेश जी का जो वाहन है वो मूषक है। मूषक मोती राजा ढोल बजाता आजा, यानी कि चूहा है। लेकिन यहां पर ये हरम्ब का मतलब होता है कि गणेश जी
सिंह पर सवार थे, सवार थे, यानी ऐसी प्रतिमा थी जिसमें गणेश जी शेर पर बैठे हुए थे, उसे कहा गया हरम्य गणेश प्रतिमा, उसे कहा गया हरम्य गणेश प्रतिमा। यहीं पर दोस्तों एक संग्रहालय मिलेगा आपको, संग्रहालय, और संग्रहालय जिसे कहते हैं लुइस पियो तुस्सी तोरी, ये एक विदेशी इतिहासकार था और इसने अपनी कर्मस्थली बीकानेर दुर्ग अर्थात जूनागढ़ को बनाया। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे, देखो इस दुर्ग के अंतर्गत एक तो आपको मिलेगा राव बीकाजी का चांदी का पलंग और सिंहासन। दूसरा आपको ध्यान रखना है, यहीं पर आपको मिलेगा महाराजा गंगा सिंह का लड़ाकू विमान, जो 1818 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता के या अंग्रेजों की सहायता करने पर भेंट में मिला। दूसरा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एकमात्र दुर्ग जिसमें लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ध्यान रखना, महाराजा गंगा सिंह व राव बीकाजी की तलवार स्थित है, तलवार यहां स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना है कि यहां पर इस दुर्ग के भीतर एक तो राव बीकाजी का जो चांदी का पलंग है वो आपको देखने को मिलेगा। दूसरा यहीं पर अगर हम बात करेंगे तो महाराजा गंगा सिंह का लड़ाकू विमान, जो कि 1818 ईस्वी में, आपको पता है 1817 में क्रांति हुई थी और 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जब बातें चल रही थी, उस वक्त अंग्रेजों की सहायता की थी महाराजा गंगा सिंह ने। और गंगा सिंह ने जब सहायता की थी तो दोस्तों ध्यान रखना, उनको एक लड़ाकू विमान इन्होंने क्या दिया, भेंट में दिया। और इसके बाद बात करें तो एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है।
एकमात्र दुर्ग जिसमें किसका प्रयोग किया जाता है, लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। महाराजा गंगा सिंह व राव बीकाजी की तलवार भी आपको यहां पर मिलेगी दोस्तों। इस प्रकार से ये हमारा एक दुर्ग कंप्लीट होता है, बीकानेर दुर्ग। और बीकानेर दुर्ग की अगर भव्यता को हम देखें, बीकानेर दुर्ग की भव्यता को यदि हम देखें तो ये चतुष्कोणीय आकार में लगभग 5 मंजिला है। और 5 मंजिला होने के कारण इसमें किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, 5 मंजिला जो है, इस 5 मंजिले में जो प्रयोग किया जाता है वो लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लोगों को दिक्कत आने लगी नीचे से ऊपर चढ़ने में। और मुख्य रूप से आपको जो ध्यान रखना है वो इस दुर्ग के भीतर क्या ध्यान रखना है, देखिए एक याद रखना है निर्माण के संदर्भ में, दूसरा याद रखना है शिल्पी, और तीसरा आपको याद रखना है हरम्य गणेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य ये आपको ध्यान रखने हैं। देखो निर्माण के तथ्य की बात करें तो 1485 में, और वो कौन, राव बीकाजी, ठीक है ना। इसके बाद इसका निर्माण वापस कौन करता है, 30 जनवरी 1584 से 17 जनवरी 1594 में राय सिंह के द्वारा। ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य जो है ये मिलेंगे आपको। इसके बाद आपको ध्यान रखना है एक कि इसके जो शिल्पी हैं वो शिल्पी कौन कौन है। शिल्पी 2 मिलते हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि इनका ध्यान रखना। राव बीकाजी के समय अगर हम बात करें तो राव बीकाजी के समय जो शिल्पी था वो था कौन, नेपाजी। जबकि राय सिंह के समय जो शिल्पी था वो था करमचंद। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं आपको जो बीकानेर दुर्ग है वो भली भांति समझ में आया होगा। अगला दुर्ग लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।